गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पीरियोडिक टेबल चैप्टर के बारे में थोड़ा समझने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि पीरियोडिक टेबल है क्या। तो केमिस्ट्री में जितने नोन एलिमेंट्स थे उन नोन एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया था। उस डिफरेंट कॉन्सेप्ट से हमारे पास डिफरेंट पीरियोडिक टेबल निकल करके सामने आया था। उन डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स में जो सबसे अच्छी पीरियोडिक टेबल हमारी मानी गई थी वो था हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कुछ डिमेरिट्स को कंटेन करने के बावजूद अभी तक की एक्सेप्टेबल हमारी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो आइए ज़रा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा समझने का कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखिए तो 7 हॉरिजेंटल रोज हैं। 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिनको टॉप टू बॉटम अरेंज किया गया है। जो अगर आप ब्लैक बोर्ड देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 हॉरिजेंटल रोज जिनको टॉप टू बॉटम अरेंज किया गया है उसका नाम पीरियड दिया गया। फिर अगर आप आ जाइए तो आप लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे होंगे तो आप ऑब्जर्व कर रहे होइएगा 1 2 3 4 5 अप टू 18 तक। तो यह जो 18 वर्टिकल कॉलम्स थे उन वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप का नाम दिया गया। मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 टॉप टू बॉटम्स जो नंबर आप देख रहे हो उनको पीरियड का नाम दिया गया और 1 to 18 जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप का नाम दिया गया। अब इस 1 to 18 जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं और 1 to 7 जो हमारे हॉरिजेंटल रोज हैं उनमें अगर आप देख पा रहे होइएगा तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होइएगा कि 1 और 2 जो हमारा ग्रुप है वो इस ब्लॉक एलिमेंट लिखा हुआ है। 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट हैं और 13 से लेकर 18 तक हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसके नीचे भी हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है जिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग 4F और 5F सीरीज बोलते हैं, लैंथेनम, और उसके बाद अगर 5F पे आ जाइए तो एक्टिनियम सीरीज। उसको हम अगले स्लाइड में जो हमारा आएगा उसमें हम 4F और 5F को भी दिखाएंगे। अभी जैसा हमने आपको बताया कि पीरियड्स जो हैं उनको 1 to 7 नंबर दिया गया था और ये टॉप टू बॉटम एरेंज थे। यह जो 1 to 7 हमारा नंबर है ये किसी भी एलिमेंट के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिसाइड होता है, जिसको अभी जस्ट समझाने के बाद हम 1-2 एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। यह हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिनको पीरियड का नाम दिया गया और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप का नाम दिया गया। अब जितने नोन एलिमेंट्स हमारे पास थे उन नोन एलिमेंट्स में ऑलमोस्ट 80%, मान लीजिए अगर हमारे पास 100 एलिमेंट नोन हुआ तो उस 100 एलिमेंट का 80% मतलब 80 जो एलिमेंट था वो मेटल्स। अब मेटल्स की ज़रा पोजीशन अगर हम देख ले, एक रफ आइडिया अभी हम लोग पोजीशन का देख रहे हैं तो बोलता है कि यह जो एस ब्लॉक एलिमेंट आपका है वो, यह जो बीच में आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं, सो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे अगर आप ऑब्जर्व कीजिए तो एस ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल मिडिल पोजीशन पे आ जाइए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अभी नीचे हमने आपको बताया था कि अगले स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इस पी ब्लॉक में जो हायर मेंबर हैं वो हमारे मेटल्स की पोजीशन होती है। क्या हमने आपको बताया, अगेन ज़रा एक बार समझेंगे। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, मिडिल पोजीशन जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, अभी यहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेड नहीं है, लेकिन जब आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो इस पीरियोडिक टेबल के नीचे
हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, और इस पी ब्लॉक में जो हाइयर एलिमेंट्स हैं, मतलब नीचे वाले के जो एलिमेंट्स हैं, वो हमारा मेटल्स होता है। अब अगर मेटल की बात करें तो मेटल जेनरली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी जो हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स जो होते हैं वो जेनरली सॉलिड होते हैं, मरकरी को छोड़कर। मरकरी हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी नंबर्स, अभी हमने बताया कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 एलिमेंट्स नोन हैं, तो 100 एलिमेंट्स में 80% अप्रॉक्स मेटल है। इसका मतलब नॉन मेटल्स की पोजीशन, नॉन मेटल्स का नंबर काफ़ी कम होता है। अब उस नॉन मेटल में कुछ मेटलवाइड्स भी आएंगे, कुछ नॉन मेटल भी होगा, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अब नॉन मेटल्स कौन कौन है पहले हम ज़रा आपको बोल दें, फिर हम इस पे रिप्रेजेंट भी करेंगे कि नॉन मेटल है कौन कौन। तो आइएगा ज़रा आप देखिएगा, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। 13 से लेकर 18 तक जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो इन जनरल नॉन मेटल्स की कलेक्शन होता है। लेकिन अभी हमने आपको एक बात बताया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हायर एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे मेटल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन ग्रुप 14 में आ जाइए, बोरोन ग्रुप 15 में आ जाइए, फास्फोरस ग्रुप 15 में आ जाइए, सल्फर ग्रुप 16 में आ जाइए, सेलेनियम उसके बाद उसी ग्रुप में, और आयोडीन जो हमारा होता है वो सॉलिड होता है। अगेन एक बार रिपीट कर दे, कार्बन, बोरोन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम और हमारा आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है। सिर्फ Br2 वह नॉन मेटल है जो हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। रिमेनिंग नॉन मेटल्स जो हमारे होते हैं इंक्लूडिंग नोबल गैस, रिमेनिंग जो हमारे नॉन मेटल्स हैं इंक्लूडिंग नोबल गैस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, वो गैसेस होते हैं। अब अगर आप इस व्हाइट बोर्ड को फर्दर ऑब्जर्व कीजिए तो हमने 13 से लेकर के 18 तक में जो एलिमेंट्स प्लेस्ड थे हमने उसे भी प्लेस कर दिया है। तो अब ज़रा इस प्लेस्ड एलिमेंट्स पे कुछ स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं, आप व्हाइट बोर्ड ऑब्जर्व करके उस स्टेटमेंट को केयरफुली सुनिएगा। सिलिकॉन अगर आप ऑब्जर्व कीजिए तो ग्रुप 14 में आ रहा है, और जर्मेनियम ग्रुप 14 में। नेक्स्ट आ जाइए, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी एस भी होता है हमारा, आर्सेनिक और एंटीमनी। नेक्स्ट आ जाइए, हमने ग्रुप 14 में आपको बताया, फिर हमने आपको अगला ग्रुप 15 में बताया। फिर आ जाइए ग्रुप 16 में तो टेल्यूरियम, ग्रुप 16 में आ जाइए तो टेल्यूरियम। यह मेटलवाइड्स होते हैं। क्या क्या हमने आपको कहा ये ज़रा आप देखेंगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हमारा ग्रुप 14 में आ रहा है। ग्रुप 15 में अगर आप आ जाइए तो आर्सेनिक और एंटीमनी, और ग्रुप 16 में आ जाइए तो टेल्यूरियम, ये हमारा मेटलवाइड्स है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स ग्रुप 13 से बोरोन को, ग्रुप 16 से पोलोनियम को और ग्रुप 17 से एस्टेटाइन को भी मेटलवाइड्स की कैटेगरीज में इंक्लूड करते हैं। अगेन ज़रा जो हमने अपनी बातों को कहा था उसे हम रिपीट कर लें। हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिनको पीरियड का नाम दिया गया, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप का नाम दिया गया। जो हमारी पीरियड है वो 1 to 7 नंबर टॉप टू बॉटम हमारा लिखा गया है, और जो हमारे ग्रुप्स हैं वो 1 to 18 लेफ्ट टू राइट लिखा गया है। नेक्स्ट अगर आप आ जाइए तो हमने आपको बताया कि जितने नून एलिमेंट्स हैं उन नून एलिमेंट्स में मोस्टली मेटल्स हैं,
मेटल्स कौन कौन से हैं, तो एस ब्लॉक एलिमेंट, मेटल हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, हायर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जनरली मेटल्स जो हमारे होते हैं वो सॉलिड होते हैं, मरकरी हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी नंबर्स काफ़ी कम हैं। नॉन मेटल्स हमारा ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आता है। उसी नॉन मेटल्स में हमने आपको कुछ अगेन बातें बताई, जैसे हमने आपको बताया कि भाई अगर आप सिलिकॉन पे आ जाओ, अगर आप जर्मेनियम पे आ जाओ जो हमारा ग्रुप 14 से है, आर्सेनिक पे आ जाओ, एंटीमनी पे आ जाओ जो हमारा ग्रुप 15 से है, और टेल्यूरियम से आ जाओ जो हमारा ग्रुप 16 से है, तो वो हमारे मेटलवाइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मेटलवाइड्स जिनका डुअल कैरेक्टर मेटल की तरह भी यूज होते हों और जो नॉन मेटल की तरह भी यूज होते हों। फिर आगे हमने आपको बताया कि हमारे ग्रुप 13 से बोरोन, नेक्स्ट आ जाइए तो ग्रुप 16 से पोलोनियम और ग्रुप 17 से एस्टेटाइन, इसे भी बाद में मेटलवाइड्स की कैटेगरीज में इंक्लूड किया गया था। अब फर्दर अगर हम नॉन मेटल्स के फिजिकल स्टेट पे आ जाएं तो हमने आपको बताया कि कार्बन, बोरोन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन यह हमारा सॉलिड होता है। Br2 वह अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और रिमेनिंग नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग नोबल गैस जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे गैसेस होते हैं। अब अगर आप फर्दर व्हाइट बोर्ड को ऑब्जर्व कर रहे होइएगा तो कुछ लाइंस आपको हाईलाइटेड लाइंस मिलेंगे। क्या है वो हाईलाइटेड लाइंस, जो ज़रा उसे हम देख लें। तो हाईलाइटेड में अगर आप आइएगा तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ग्रुप 13 से, ग्रुप 14 से आ जाइए तो एसएन और पीबी, और ग्रुप 15 से आ जाइए तो बिस्मथ। तो ये जो हाईलाइटेड किया गया है ये हमारा पुअर मेटल्स होता है। जस्ट अर्लियर हमने आपको बताया था कि कुछ हैवियर एलिमेंट्स पी ब्लॉक की साइड में हैं जो मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने उसमें आपको बताया जो हाईलाइटेड किया हुआ है वो हमारे पुअर मेटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा तो ग्रुप 13 का बोरोन हमने बताया था कि बाद में कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इसे मेटलवाइड की कैटेगरीज में लिया था। मतलब अगर आप ग्रुप 13 में आ जाइए तो बोरोन का मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों कैरेक्टर है। बाद बाकी अगर यहाँ से आप आ जाइए तो ये हमारे पुअर मेटल्स की तरह यूज होते हैं। फिर अगर आप आ जाइए ग्रुप 14 में आ जाओ तो प्योर नॉन मेटल सिर्फ कार्बन है, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम पे अगर आप आइएगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जस्ट हमने ऊपर आपको नॉन मेटल्स की कैटेगरीज में रखा था। सिमिलरली अगर आप आ जाइए ग्रुप 15 में तो आप सिर्फ बिस्मथ को देख रहे होइएगा कि ये पुअर मेटल की कैटेगरीज में आ रहा होगा। तो ग्रुप 15 से हमारा एस और एसबी मेटलवाइड्स की कैटेगरीज में आया था। तो प्योर मेटल्स हमारे, नॉन मेटल्स हमारे एन और पी बन रहे हैं। फिर ग्रुप 16 में आ जाइए तो केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमने ऑलमोस्ट सारे को नॉन मेटल्स की कैटेगरीज में रखा हुआ है। अलग बात है कि हमारा ग्रुप 16 से टेल्यूरियम जो होता है वो मेटलवाइड की कैटेगरीज में आता है। ग्रुप 17 अगर आप एस्टेटाइन को छोड़ दीजिए, बाद में हमने आपको बताया था कि भाई कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे उन्होंने पोलोनियम को भी हमारा मेटलवाइड्स की कैटेगरीज में लिया था। अगर आप ग्रुप 17 में आ जाइए तो एक बाद के अकॉर्डिंग एस्टेटाइन हमारा मेटलवाइड्स है, नहीं तो ऑलमोस्ट सारे नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप 18 में भी आ जाइएगा तो ऑलमोस्ट सारा नॉन मेटल्स हैं हमारा। अब अगर आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा तो हमारी वो बातें आपको समझ में आएंगी कि नून एलिमेंट्स के 80% अप्रॉक्स मेटल्स हैं। ये पूरा मेटल का साइड, डी ब्लॉक जो सेंट्रल पार्ट है ये पूरा मेटल का साइड। पी ब्लॉक में भी अगर आप देख रहे होइएगा तो पी ब्लॉक में पुअर मेटल्स आ रहे हैं,
कुछ मेटल वाइड्स भी आ रहे हैं, और नीचे हमारा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हमारा अगेन मेटल की कैटेगरीज में आता है। ये हमने एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है, जिसमें हमारा डिवीजन एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक की बिहाफ पर आया है। पता होगा आप लोगों को कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में इंटर कर रहा हो तो उसे हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा हो तो उसे डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक एलिमेंट में जा रहा हो तो उसे पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। अब अगर इन चीज़ों को आप और ऑब्जर्व कर पा रहे होइएगा तो आप देख पा रहे होइएगा बोरोन 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 9, 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियोन एटॉमिक नंबर 10। मतलब मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर बेस्ड है। मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर अरेंज किया गया था। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चूंकि हमने लेफ्ट साइड पर एलिमेंट्स अभी नोट नहीं किया है, अगर आप लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स को भी ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी हमारे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर ही अरेंज किया गया है। हम लोग अब जरा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझ रहे हैं, जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट के नाम से जाना। अगर आप व्हाइट बोर्ड को केयरफुली ऑब्जर्व कर पा रहे होइएगा तो दो फिगर्स बने हुए हैं। एक मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, और एक हमारा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम लोग पहले इस मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं, फिर हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे आएंगे। अभी हमने आपको बताया कि हम लोग अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शिल्डिंग इफेक्ट को समझ रहे हैं। तो आइए मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में समझें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड। दैट इज वाई न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस प्रोसेस को या इस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। इसके कारण यह जो आप आउटर मोस्ट शेल देख रहे हो, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, ये समवट न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिसको आगे हम लोग रेडियाई में और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। हमारा ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यह न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गया। मतलब न्यूक्लियर फोर्स वह फोर्स है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब हम लोग आते हैं इस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बच्चों का ये पैरेलल क्वेश्चन होता है कि शायद इस न्यूक्लियस के नज़दीक तो ये वाला ऑर्बिट और ये वाला ऑर्बिट है, तो आखिर न्यूक्लियस इन पर और इन पर अट्रैक्टिव फोर्स क्यों नहीं लगाता? ये इतना दूर वाला इसी पर क्यों अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है? तो आप पढ़े होइएगा बोर्स मॉडल से कि जो इनर ऑर्बिट होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने के कारण वो स्टेबल ज़्यादा होते हैं, जबकि जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वह अपनी ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कॉम्प्लीट नहीं किए हुए होता है, एज वेल एज उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। वह उसे अनस्टेबल बनाता है। अनस्टेबल बनाने के कारण कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस उसी इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होता है। तो आइए इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इस फोर्स को हम लोगों ने अभी न्यूक्लियर फोर्स का नाम दिया था। अब जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, कुछ ऐसा मोमेंट भी आएगा जब ये इनर इलेक्ट्रॉन के समवट मोर क्लोज हो जाएगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। जैसे ही यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस इनर इलेक्ट्रॉन के समवट मोर क्लोज होगा, इस इनर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच एक रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगी। पहले इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था जो न्यूक्लियस ने अप्लाई किया था।
एट्रैक्टिव फोर्स के कारण यह इलेक्ट्रॉन जब समवट क्लोज होता है तो इनर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक रिपल्सिव फोर्स लगता है। मैग्नीट्यूड वाइज एट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं रिपल्सिव फोर्स से। इसके कारण इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर साइमल्टेनियसली दो फोर्सेस ऑपरेट होते हैं, एक एट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव। इस ओवरऑल दो फोर्सेस के कारण यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बहुत इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्टिव फोर्स को समवट रिड्यूस कर देता है। इस पूरी प्रोसेस को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। तो क्या है शिल्डिंग इफेक्ट? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की इफेक्ट से बचाने वाला इनर इलेक्ट्रॉन होता है। दिस वन इज कॉल्ड शिल्डिंग इफेक्ट। तो ज़रा हम इसे डिफाइन कर ले कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। तो डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में है, उनका डिक्रीज होना। क्यों डिक्रीज हो रहा है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिपल्सिव फोर्स क्रिएटेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज शिल्डिंग इफेक्ट। मतलब अगर किसी में शिल्डिंग इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस बहुत इफेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। फर्दर अगर आप व्हाइट बोर्ड को देखें तो व्हाइट बोर्ड पे दो तीन बातें लिखी हुई हैं। अब ज़रा हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें। तो अभी हमने आपको बताया कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर साइमल्टेनियसली दो फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होता है और रिपल्सिव फोर्स से। और जैसा हम लोग अर्लियर अपने लोअर क्लास से ही जानते आ रहे हैं कि अगर किसी सिस्टम पे एक से ज़्यादा फोर्स ऑपरेट हो रहे हो तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। पीरियोडिक टेबल में उसी रिजल्टेंट फोर्स का नाम Z स्टार है, जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। और यह इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है क्या? तो अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स। जस्ट पीछे अभी हमने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड वाइज अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा होता है रिपल्सिव फोर्स से, तो इस Z स्टार की मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आती है। अब हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन में Z स्टार 10 है और दूसरी सिचुएशन में Z स्टार 8 है। आप इस रिजल्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो आइए ज़रा समझें। जिसमें Z स्टार 10 है, मतलब जिस Z स्टार का मैग्नीट्यूड बड़ा है उसके अट्रैक्टिव फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बड़े होंगे या रिपल्सिव फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज छोटा होगा। जिस Z स्टार का मैग्नीट्यूड बड़ा, उसका मतलब कि उसके अट्रैक्टिव फोर्स बड़े हैं या रिपल्सिव फोर्स छोटा है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा है तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट कर रहा है, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स के प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी समवट कमज़ोर है। तो अगर किसी का Z स्टार बड़ा है तो वो पैरेलल हमें इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि बड़े वाले Z स्टार पे अट्रैक्टिव फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है रिपल्सिव फोर्स। अब हमने जस्ट एक सेकेंड फॉर्मूला और लिखा है। Z स्टार जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारा Z माइनस सिग्मा होता है। इस फॉर्मूले से Z स्टार कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, तो हमने एक सेकेंड फॉर्मूला लिखा, Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z इज योर एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो हमारा Z होता है। और दिस वन इज योर शिल्डिंग कांस्टेंट।
हमने शेल्डिंग कांस्टेंट n के लिए लिखा है 0.35, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, n-1 के लिए 0.85, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, n-2, n-3 एक्सेट्रा के लिए 1 पर इलेक्ट्रॉन। कुछ एग्जाम्पल्स पे हम लोग जरा इस शेल्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और फिर Z स्टार क्या है वो कैलकुलेट करते हैं। हमने 3 एग्जाम्पल लिया है, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। हमने इनमें Z स्टार कैलकुलेट करने की कोशिश की है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 कॉन्फ़िगरेशन 2-1, एटॉमिक नंबर 4 कॉन्फ़िगरेशन 2-2, एटॉमिक नंबर 5 2-3। शेल्डिंग इफेक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लगना है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे शेल्डिंग का कॉन्सेप्ट लगना है। तो शेल्डिंग लगाएगा कौन? तो यह इनर इलेक्ट्रॉन, इसके रिस्पेक्ट में ये इनर इलेक्ट्रॉन n-1 है और n-1 के लिए एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन कांस्टेंट 0.85 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 × 0.85 इज इक्वल टू 1.70। तो Z स्टार एटॉमिक नंबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शेल्डिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.30। अब आ गए हम लोग बेरिलियम पे 2 और 2। इस 2 इलेक्ट्रॉन को हमने स्प्लिट कर दिया एक और एक में। तो अगर इस एक पे आइए तो इस एक पर शेल्डिंग इफेक्ट लगना है। यह n-1 के 2 इलेक्ट्रॉन और n के एक इलेक्ट्रॉन के कारण, तो स्क्रीन कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 × n के लिए 0.35 एक ही इलेक्ट्रॉन है, प्लस n-1 में 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 कैलकुलेट किया, Z स्टार 1.95 आ गया। और बोरोन फर्दर 2 और 3 इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को यह n वाला 2 इलेक्ट्रॉन और n-1 वाला 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट करेगा। तो हमने स्क्रीन कांस्टेंट निकाला इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 × 0.35 और इस 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 × 0.85, Z स्टार 2.60। मतलब एक चीज आपने ऑब्जर्व किया है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में लिथियम से आप बेरिलियम जाओ या बेरिलियम से आप बोरोन जाओ, Z स्टार इंक्रीज हो रहा है। और अगर Z स्टार इंक्रीज होगा इट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो रेडियाई हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे समवट कम ही आएगा। तो आज के लिए ये फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था। अब इनमें जो हमारे बॉन्ड लेंथ वगैरह हैं उनको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। ओके, थैंक यू।